चलिए इतिहास के एक ऐसे पन्ने को पलटते हैं जो जितना स्याह है उतना ही जज्बातों से भरा भी। एक ऐसी कहानी जहां सदियों से चली आ रही एक शांत जीवन शैली की सीधी टक्कर एक बेहद क्रूर और ताकतवर औपनिवेशिक सिस्टम से हुई। आज हम उस दौर में चलेंगे जब भारत के घने जंगलों में रहने वाले आदिवासी समुदायों की दुनिया हमेशा के लिए बदल कर रह गई। ये सिर्फ इतिहास का कोई पाठ नहीं है, बल्कि अपनी जमीन, अपनी आज़ादी और अपने उस छिने हुए स्वर्ण युग को वापस पाने की एक रोंगटे खड़े कर देने वाली जद्दोजहद है। अब इस पूरी कहानी की गहराई को समझने के लिए सबसे पहले उस खतरे को समझना होगा जिसने सब कुछ तबाह करके रख दिया। एक शब्द है, दीकू। आदिवासियों की नज़र में दीकू का सीधा सा मतलब था कोई बाहरी इंसान। वो बाहरी लोग जो उनके जंगलों में घुसे और अपने साथ सिर्फ और सिर्फ शोषण, बर्बादी और दुख लेकर आए। इन दीकुओं में कौन थे? अंग्रेज अधिकारी, लालची व्यापारी और सूदखोर महाजन। आदिवासियों का बिल्कुल स्पष्ट मानना था कि उनकी सारी मुसीबतों, उनकी इस दयनीय हालत की असली जड़ यही दीकू हैं। लेकिन इन दीकुओं के आने से पहले का वक्त कैसा था? उस गहरे अंधेरे के छाने से पहले आदिवासी समुदायों का एक अपना ही बहुत खूबसूरत स्वर्ण युग हुआ करता था। दीकुओं की घुसपैठ से पहले आदिवासी समाज बहुत ही विविध थे। उनका अपनी जमीन, अपने जंगलों के साथ एक गहरा और अटूट तालमेल था। जरा सोचिए, उनमें से कुछ झूम खेती करते थे, मतलब जंगलों के एक छोटे हिस्से को साफ किया, वहां खेती की और फिर जमीन को अपनी खोई हुई उर्वरता वापस पाने के लिए कुछ समय के लिए छोड़कर आगे बढ़ गए। कुछ शिकारी और संग्राहक थे, जैसे उड़ीसा का खोंड समुदाय। कुछ बकरवाल और गद्दी समुदाय की तरह जानवरों को चराते थे और मौसम के हिसाब से अपने ठिकाने बदलते रहते थे। और वहीं मुंडा और संथाल जैसे समुदाय एक ही जगह बसकर खेती करते थे, जो उस जमीन को अपनी पुश्तैनी जायदाद मानते थे। कुल मिलाकर वो एक पूरी तरह से आत्मनिर्भर और आज़ाद दुनिया थी। फिर आता है वो मनहूस मोड़, जब अंग्रेज और बाहरी व्यापारियों ने इन प्राचीन जंगलों में कदम रखा तो वो अपने साथ एक ऐसा विनाशकारी तूफान लेकर आए जिसने इस पूरी शांत दुनिया को हिलाकर रख दिया। अंग्रेजों ने जो सबसे पहला और सबसे तगड़ा प्रहार किया वो था आदिवासी समाज के नेतृत्व पर। सोचिए, पहले आदिवासी मुखियाओं का क्या रुतबा होता था। उनके पास अपने इलाकों में जबरदस्त आर्थिक और प्रशासनिक ताकत थी, यहां तक कि उनकी अपनी पुलिस भी हुआ करती थी। लेकिन अंग्रेजों के आने के बाद रातों रात मुखियाओं से उनकी सारी ताकत छीन ली गई। उन्हें ब्रिटिश अधिकारियों को भारी भरकम नजराना देने के लिए मजबूर कर दिया गया। उन्हें सिर्फ अंग्रेजों के बनाए नियमों को लागू करने वाली एक कठपुतली बनाकर रख दिया गया। जो लोग कल तक अपने जंगलों के राजा थे, वो आज महज गुलाम बनकर रह गए थे। और जैसे जैसे जंगलों की धड़कन धीमी पड़ने लगी, अंग्रेजों ने अपने बनाए नए और बेहद कठोर कानूनों के जरिए अपना शिकंजा और भी कसना शुरू कर दिया। इन कानूनों ने एक बड़ी ही सुनियोजित साजिश के तहत आदिवासियों की पूरी आजीविका ही छीन ली। हुआ कुछ यूं कि पहले चरण में अंग्रेजों ने सीधे सीधे जंगलों को राज्य की संपत्ति घोषित कर दिया। इसके बाद दूसरे चरण में उन्होंने जंगलों के अंदर आदिवासियों के आज़ादी से घूमने, फल इकट्ठा करने और जूम खेती करने पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी। अब खुद सोचकर देखिए, जो लोग सदियों से सिर्फ और सिर्फ जंगल पर निर्भर थे, वो आखिर जाते तो जाते कहाँ? और यहीं से शुरू हुआ तीसरा चरण, काम की एक हताश और बेबस तलाश। उन्हें अपनी ही पुश्तैनी जमीन से बेदखल कर दिया गया और वे खदानों और चाय बागानों में काम ढूंढने के लिए दर दर भटकने को मजबूर हो गए। औपनिवेशिक व्यापार की असलियत तो इससे भी कहीं ज्यादा खौफनाक थी। बाहरी लोगों ने इन हताश आदिवासियों को कर्ज और शोषण के एक ऐसे चक्रव्यूह में फंसा दिया जहां से निकलना नामुमकिन था। उदाहरण के लिए हजारीबाग के रेशम उत्पादक संथालों को ही ले लीजिए। ये व्यापारी आते और आदिवासियों को नकद कर्ज पकड़ा देते। फिर उस कर्ज को चुकाने के दबाव में आदिवासियों को बेहद ही कम मजदूरी पर काम करने के लिए मजबूर किया जाता। सबसे हैरानी की बात तो ये है कि व्यापारी इन रेशम के कोकूनों को बाजार में 5 गुना ज्यादा कीमत पर बेचकर भारी मुनाफा कमाते, जबकि आदिवासी एक ऐसे कर्ज के जाल में धंसते चले जाते जो कभी खत्म ही नहीं होता था। यही वो वजह थी जिससे आदिवासी इन बाहरी व्यापारियों और महाजनों को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानने लगे थे। लेकिन कहते हैं ना कि घोर अंधकार में ही विद्रोह की चिंगारी जन्म लेती है। इसी अव्यवस्थित शोषण और जुल्म के बीच से एक बेहद करिश्माई नेता का उदय हुआ, जो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ने के लिए खड़ा हुआ, बिरसा मुंडा। उन्होंने अपने लोगों के सीनों में एक नई आग धधका दी। बिरसा ने एक ऐसे अथक संघर्ष की कल्पना की जिसका सीधा सा मकसद था दमनकारी बाहरी लोगों, यानी उन दीकुओं को खदेड़ कर बाहर फेंकना।
और आदिवासी लोगों की उस खोई हुई समृद्धि और सम्मान को वापस लाना। ये विद्रोह कोई मामूली बगावत नहीं थी, ये उन सभी बाहरी ताकतों के खिलाफ एक जंग थी जो आदिवासियों का खून चूस रही थी, चाहे वो अंग्रेज हों, लालची महाजन हो या फिर जमींदार। इसी ऐतिहासिक बगावत को मुंडा विद्रोह या फिर उल गुलान कहा गया। उनका ये विजन अपनी जमीन वापस पाने और औपनिवेशिक जंजीरों से पूरी तरह से आज़ाद होने का एक बहुत ही शक्तिशाली और जज्बाती आह्वान था। बिरसा ने अपने अनुयायियों से कहा कि वे अपने उस गौरवशाली अतीत, उस स्वर्ण युग को वापस लाएं, एक ऐसा समय जब मुंडा लोग एक अच्छा और आज़ाद जीवन जीते थे, जब वे तटबंध बनाते थे, प्राकृतिक झरनों का इस्तेमाल करते थे, पेड़ और बाग लगाते थे और आज़ादी से खेती करके अपना पेट पालते थे। वे हरगिज नहीं चाहते थे कि उनके लोग मजदूर बनकर दर दर की ठोकरें खाएं। इस पूरी ऐतिहासिक दास्तान के आखिर में एक बहुत ही गहरा सवाल मन में गूंजता रहता है। क्या बिरसा मुंडा के इस भयंकर विद्रोह ने जंगलों की नियति को हमेशा के लिए बदल दिया? 1900 में जेल में बिरसा मुंडा की मृत्यु हो गई और आंदोलन थोड़ा धीमा जरूर पड़ गया, लेकिन ये बलिदान व्यर्थ नहीं गया। इस विद्रोह ने औपनिवेशिक सरकार को ऐसे कानून बनाने पर मजबूर कर दिया जिससे दीकू लोग आदिवासियों की जमीन आसानी से न हड़प सकें। इसने पूरी दुनिया को यह साबित कर दिया कि आदिवासी अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने की और सिस्टम से टकराने की पूरी ताकत रखते हैं। पर सोचने वाली बात यह है, क्या यह संघर्ष सच में वही खत्म हो गया, या फिर अपने जल, जंगल और जमीन को बचाने की वो गहरी लड़ाई आज भी हमारे समय में कहीं ना कहीं गूंज रही है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें इतिहास के पन्नों से बाहर निकालकर आज के सच से जोड़ देता है।